नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपनी ज्योमेट्री की अगली क्लास में। आज हम क्वेश्चन करेंगे 11th नंबर। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और उम्मीद करता हूँ आप उसे रोक कर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, नहीं तो सोल्यूशन यहाँ हम करने ही वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रखा है कि बहुभुज है, उनके अंतः कोणों का योग 1080 है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो आपको पता होगा बहुभुज है, अगर उनके कोणों का योग 1080 है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला आपको पता है n-2 इंटू 1080। ये किसी भी बहुभुज के कोणों का योग का फार्मूला है जो कि दे रखा है 1080 की इक्वल। ठीक है, ये कट हो गया, 18 छिक्के 108, n बराबर वैल्यू क्या होगी 8, यानी वो कितनी भुजाएं हैं उसकी 8 भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपना 11th नंबर क्वेश्चन। 11th देख लिया। 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर में यूँ दे रखा है पंचभुज है, अंतःकोणों का योग क्या दे रखा है 1:2:3:5:9। तो पहली बात ये कि आपने देखेंगे कि अंतःकोणों के 5 भुजाओं के अंतःकोणों का योग क्या होगा। फार्मूला लगाएंगे n-2 गुणा में 180। फार्मूला अप्लाई करेंगे 5-2 180, आंसर आएगा 540। आंसर क्या आएगा 540। और अपने इनको जोड़ेंगे 3 3 6 5 11 11 9 20, यानी कि मेरे हिसाब से तो अनुपात के हिसाब से कुल कोण कितना होना चाहिए 20, और किताबी हिसाब से कितना है 540 डिग्री, यानी 20 की वैल्यू 540 है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है आपने फाइंड आउट कर लेंगे 270 डिग्री। कितनी 270 क्या 27 डिग्री, कितनी 27 डिग्री। और इन्होंने पूछा है सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, यानी एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी 27 डिग्री होगी। ये रहा अपना उत्तर। ठीक है, फार्मूला ये याद रखना है, किसी बहुभुज के कोणों का योग n-2 गुणा में 180। यहाँ n क्या है भुजाएं हैं, n यहाँ क्या है भुजा है। ठीक है, कितनी भुजा दे रखी है उसकी वैल्यू ये। इसी तरह हम देखते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और 13 नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं। किसी समषष्ठ भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। विकर्णों का फार्मूला होता है n-3/2, n गुणा में n-3/2। यहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या है, n यहाँ क्या है भुजाओं की संख्या है। इन्होंने क्या दे रखा है, हाँ समषष्ठ भुजा लिख रखी है ना, हाँ यानी 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं 6, तो 6 × 6 - 3/2, आंसर आएगा 9। आंसर क्या आएगा 9, यानी कि 9 विकर्ण बनेंगे, 9 विकर्ण बनेंगे। ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, विकर्ण कौन से होते हैं, जैसे ये मैं षष्ठ भुजा को बता देता हूँ। ये बनाकर एक विकर्ण ये बनेगा, एक ये, इससे एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, इससे एक ये बनेगा, एक तो ये ढोई रखा है, एक ये बनेगा, इससे एक ये बनेगा। ये जो विकर्ण है इनका ये कुल कितने बनेंगे 9 बनेंगे। ऐसा इसने सवाल में पूछा है। विकर्ण क्या होता है, एक वर्टेक्स, यानी एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स या सिरे से जोड़ना ही वो जो रेखा बनती है उसी ही अपने विकर्ण यानी कि डायगोनल कहते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप पहले उसे रोकते होंगे, फिर उसको सॉल्व करते होंगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन देख रहे होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी समषष्ठ में 27 विकर्ण हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। आपको पता है फार्मूला क्या है, n-3/2 बराबर गुणा में क्या है 27, गुणा में क्या है 27। तो n-3 का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 54, क्या आ रहा है 54। दिमाग में एक बात क्लिक फट देनी क्लिक करनी चाहिए, 9 × 6, 9 × 6। यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू रखिए 9 गुणा में 9 - 3 क्या आ रहा है 6, 9 × 6 का क्या आ रहा है आंसर 54, यानी कि उसकी कितनी भुजाएं हैं 9 है। अगर किसी में 27 विकर्ण बन रहे हैं तो वो कितनी उसकी उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं 9 भुजाएं हैं। ठीक है, कुछ तो दिमाग हाथों हाथ वर्क करना चाहिए वहाँ फटाफट। ठीक है, इक्वेशन बना के हम हर चीज़ सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ओके, ये थोड़ी सी टेक्निक होती है फास्ट करने की। अब देखते हैं अपना 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन अब क्या दे रखा है कि ए बी
सी आपको दे रखा है, इसमें ए एम क्या दे रखा है, बी सी पर लंब है, यानी कि यहाँ क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। ए एन क्या है, कौन ए का समद्विभाजक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल ए है ना तो इसका समद्विभाजक कौन है, ये ए एन है, यानी इसको ये क्या कर रहा है बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है। अगर ये 2x एंगल है तो बी ए एन एक्स होगा, एन ए सी बी क्या होगा एक्स होगा, बराबर दो भागों में बांट रहा है। जिसमें आपको सी की वैल्यू क्या दे रखी है 33 दे रखी है जी, बहुत बढ़िया। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 45 दे रखी है, कितनी दे रखी है, सॉरी 65 डिग्री दे रखी है। और कितना आपको पता लग गया है। अब नेक्स्ट आपने मैं आपको डायग्राम में समझाना चाह रहा हूँ क्या होगा क्वेश्चन। ए बी सी आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 65 प्लस 33 प्लस कोण ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए 180 डिग्री आनी चाहिए। तो यहाँ कोण ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 82 डिग्री, कितनी आ जाएगी 82 डिग्री आ जाएगी, 82 डिग्री आ जाएगी। आपको इतना पता लग गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको बताइए, टोटल की वैल्यू क्या आ रही है 82 आ रही है, क्या आ रही है 82 आ रही है। तो x की वैल्यू आपको पता लग गई कितनी, हाफ हाफ हो जाएगी, दोनों तरफ बराबर बराबर दो भागों में बंटेंगे। तो ये 41 तो ये भी 41, यानी ये पूरा एंगल कितना का हो जाएगा 41 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 41 डिग्री का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो आपको पता है कि ये एक अलग ट्राइंगल बन रहा है जिसकी मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, आप बड़े आराम से देखिएगा। इसे बी ए एम, बी ए एम, एम कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ए कितने डिग्री का अपने को पता नहीं, ये एंगल अपने को पता नहीं, ठीक है। बी कितने का 65 का। आपको पता है त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 35 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। आप सॉल्व करोगे तो इस एंगल की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है 25 डिग्री आने वाली। कितनी आने वाली है 25 डिग्री आने वाली है। टोटल एंगल 41 का है तो ये रिमेनिंग ये कितने का रह जाएगा 16 डिग्री का रह जाएगा। 25 और 16 मिलकर क्या होता है 41 होता है, इसका मतलब ये 16 डिग्री का एंगल है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। इसने ये पूछा था एम ए एन की वैल्यू बताइए, वो क्या है 60 डिग्री है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप इतना कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देखिएगा और आपको सवाल फिर से समझ आ जाएगा। सवाल है 16 नंबर या 60 नंबर। ये भी शानदार जानदार गजब सवाल है। इसमें ए बी सी डी क्या है वर्ग है, ए बी सी डी क्या है वर्ग है, ठीक है। जिसमें डी सी ई एक वर्ग का समबाहु त्रिभुज है। ये लिए समबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझ रहे हो क्या है। यहाँ पहली बात क्लियर करनी चाहिए, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अगर इसकी भुजा ए है तो इसकी भुजा भी ए है और इसकी भुजा भी ए, इसकी भुजा भी ए। और एक वर्ग में चारों कोणों का योग क्या, सॉरी चारों कोण क्या होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, अगर ये 60 है और ये 90 है तो ये पूरा एंगल आप कितना हो गया बताओगे। आप कहोगे 150 का। कितने का 150 का हो गया। कितना का हो गया 150 का हो गया। इसने एंगल पूछा है अपने से डी ए ई का, डी ए ई का। यहाँ अलग से यानी कि इन्होंने इसको अपने मिला देंगे तो इसने इसका एंगल पूछा है। मैं दोबारा बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ ये आपको मैं बता दूंगा अभी। ये इस तरह से कोई त्रिभुज बन रहा है जिसमें डी ए ई है, जिसमें इसकी वैल्यू पूछ ली है और इसकी वैल्यू अपने क्या निकाली है 150 निकाली है। क्या निकाली है 150। आपको पता है कि कोणों का कि इन त्रिभुजों के दोनों भुजाएं क्या है बराबर। क्यों अगर ये ए है तो ये भी ए है। कैसे ए है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है जो कि वर्ग पर बना है और वर्ग की एक भुजा ए है तो ये भी क्या होगी ए होगी। आपको यहाँ पता लग रहा है कि ये ए और ये ए दोनों क्या बन रहे हैं आइसोसेल्स बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बन रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर जो दो भुजाएं हैं ना ये क्या बनाएगी बराबर कोण बनाएगी। ये दो भुजाएं क्या है बराबर कोण बनाएगी अपोजिट साइड, यानी कि ए ई पर बराबर कोण बनाएगी। अगर ये यहाँ एक्स बना रही है तो ये भी क्या बनाएगी एक्स बनाएगी। आपको पता है त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आपके पास 2x की वैल्यू क्या आ रही है 30 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है 15 डिग्री। ये तो उसने पूछा था डी ए ई की वैल्यू बताइए। क्या बताइए अपनों ने 15 यानी कि 15 डिग्री। ये रहा सवाल।
बड़ा सिंपल सवाल है, ज्योमेट्री इतनी कोई हार्ड नहीं है जैसे जनता बताती है, वैसा कुछ भी नहीं है मैथ में। मैथ बिल्कुल सिंपल है, रीजनिंग है, अंकों का खेल है, इसे खेलिए और मस्त रहिए, और कुछ टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। बाकी एक बात तो है ही, करत करता ब्याज जड़ मत हो सुजान, खुद के मरे ही स्वर्ग मिलेगो, किंग और करो की को नहीं हुएगो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगा बितो ही जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहोगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बात करा आप, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करा, सॉरी बागड़ी मैं कह रहा हूँ, बागड़ी मानस हूँ, बागड़ी आ सकती है बीच बीच में, तो इसका कोई इशू मत बनाना। अब अपने देखते हैं, भी दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, अपने बना ही लेते हैं, भी ए बी सी दिया गया है, ठीक है। आप ना कभी क्वेश्चन को सोल्व करो ना, तो घर पर जितनी प्रैक्टिस करो ना उतना डायग्राम बना के किया करो, कितना डायग्राम बना कर किया करो। अगर आप शुरुआती बंदे हो, आपने नहीं शुरू किया है मैथ को, तो कोई भी मैथ है एक एक पॉइंट लिख के किया करो, ठीक है। टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो पॉइंट जब से दिमाग में सेट हो जाएगा ना, फिर बाद में आपको स्पीड बन जाएगी, बिल्कुल आराम से स्पीड बनेगी, और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में ऐसा करना चाहिए ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो। तो इसीलिए ज्योमेट्री में तो विशेष रूप से आपको क्या बनाना चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए हर बार। आपको क्या देखा है कि ए डी और बी डी इक्वल है, ए डी ये कोई पॉइंट है यहाँ से, तो ये डी है, इन्होंने कहा है कि ए डी और बी डी साहब ये इक्वल है, ओके जी जिंदाबाद, इक्वल है, और ए सी के इक्वल है, अच्छा ये लाइन इसके भी इक्वल है, जिंदाबाद। और सी ए ई, सी ए, ये कोई लाइन खींच दी यहाँ से, ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, जो क्या दे रखा है 75 डिग्री का, जो दे रखा है 75 डिग्री का। मैं आपको इससे कुछ बात करूँगा, आप सोचिएगा आपको ये पता है नहीं है, अगर नहीं पता लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन ये क्या बन रहा है पहले ये बात देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स ट्राइंगल, जो सामने वाली भुजा अपोजिट डी सी पर क्या बनाएगी, बराबर इक्वल एंगल बनाएगी, क्या बनाएगी, बिल्कुल बराबर एंगल बनाएगी। अगर भाई साहब ये एक्स है ना, तो ये भी क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा। इतनी बात समझ आ गई, हाँ जी सर जी बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या, अब आपको पता है ये भी एक ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, जिसमें बी डी और ए डी इक्वल है, तो इनका ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको याद आ रही है कि हाँ त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंदर जो अंतः कोण है इनके योग के बराबर होता है। यानी कि आप मुझे बताओगे ए प्लस कोण ए बराबर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो आप मुझे बताओगे कोण ए बराबर कोण एक्स बटा 2 आएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है, एक्स बटा 2 आ रही है। इतना आपने मुझे बता दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश आपने ये कर दिया। अब मैं एक बार फिर से यूँ बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 75 डिग्री है, कितना है 75 डिग्री। ये आपने माना था x, ये आपने माना था x बटा 2, ये क्या माना था अपना ने, x बटा 2, x बटा 2 प्लस x इन दोनों का योग, यानी कि अंतःकोण का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, यानी कि 75 के इक्वल होगा। क्या होगा, 75 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 50 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 50 डिग्री। अपनों से पूछा क्या है, अपनों से पूछा है ये कौन सा है, x का मान क्या होगा। अच्छा c को अपने x ही मान के चले, मैंने देखा नहीं था, इन्होंने x ही माना है, x की ही वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 50 डिग्री आ रही है। 50 डिग्री अपना आंसर है। बात समझाई ना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ पैनिक होने वाली बात नहीं है। एक बार फिर आपके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो जी, आपको पहली बात ये पता है, किसी त्रिभुज के बाहरी कोण का जो मान होता है अंतः कोण, यानी ए और बी है, तो ए प्लस बी के इक्वल होगा, यानी कि योग के बराबर होगा। ठीक है जी जनाब, जिंदाबाद, आपने ये बता दिया। आइसोसेल्स ट्राइंगल है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी आइसोसेल्स बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये ए है तो ये ए है, ए प्लस ए का योग बाहरी कोण के बराबर नहीं है, एक्स के बराबर होगा, तो ए बराबर एक्स बटा 2 होगा। आपको ये बात समझ आ गई है, ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा समझ आ गई है, तो आपको पता है त्रिभुज ए बी सी, ये कोण x है तो ये कोण x बटा 2 है, b क्या है x बटा 2, हमने अभी निकाला था a की वैल्यू x बटा 2। आपको पता लग गया भी x बटा 2 प्लस x की वैल्यू बाहरी कोण के बराबर होगी, इनका योग बाहरी कोण के बराबर होगा। फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल चिल मोड में ये सवाल हो गया है।
ठीक है। कुछ भी आप कुछ भी ऐसी कोई अगर संशय है इस सवाल में तो कमेंट कर दीजिएगा, या ऐसे एक बार पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, सवाल आ जाएगा। अपने यहाँ भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं, इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो उसकी एक दिन अपने क्लास लेंगे, बहुत बढ़िया बेसिक करेंगे आराम से, लेकिन फिलहाल अपने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जब बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि आप के सामने जो स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है आप उसे देखकर उसे रोक कर करने की कोशिश करते होंगे, और करनी भी चाहिए, ठीक है। हमने 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC है जी, ठीक है। ABC है, अच्छा मैं डायग्राम ढंग से बना देता हूँ। A है 90 डिग्री का, A क्या है 90 डिग्री का, और अपने AD एक लाइन है वो लंब है किस पर, BC पर। AD एक लाइन है जो क्या है BC पे लंब है, इसे अपने एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब भी कहते हैं। जो अपने शीर्ष से अगर कहीं किसी तीसरी लाइन पर जो लंब खींचते हैं उसे अपने शीर्ष लंब या अंग्रेजी में एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि AB इक्वल क्या है C। वैसे आपको आपको पता भी होना चाहिए कि C के इक्वल स्मॉल c होती है, B के सामने जो पॉइंट B के सामने जो साइड होगी वो स्मॉल b होती है, और A के सामने जो भी साइड होगी वो स्मॉल a होती है। ये पूरे विश्व में ये ट्राइंगल का जो नेमिंग होता है ना, फंडामेंटल नेमिंग होता है, वो इसी तरह से की जाती है, पूरे विश्व की बात होती है यहाँ, इसलिए ये नॉर्मल होता है। और AD की वैल्यू आपने क्या दे रखी है, P दे रखी है। AD की वैल्यू अपने को P दे रखी है। तो इन्होंने 4 स्टेटमेंट दे रखी है, 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इन्होंने वो पूछा है। तो आपको पता है त्रिभुज के जो त्रिभुज या ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या था 1/2, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा, जिस पर हाइट खींची जाए, जिस पर लंब खींचा जाए वो क्या होती है, अपने लिए बेस का काम करती है, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं तो ये देखो AB और BC एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, इसका भी फार्मूला वही लगता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। इनमें से एक बेस है यानी C को बेस मान लो और A को हाइट मान लो, AC को हाइट, AC यानी B को हाइट मान लो। 1/2 गुणा में C इंटू B, ठीक है। ये ABC आ गया। अगर मैं बात करूं AD भी इसमें एक लंब है, 1/2, इसको यूं भी यूज कर सकते हैं। AD की वैल्यू क्या होगी P, किस पर लंब खींचा गया है BC पर, BC की वैल्यू क्या A। तो एक फार्मूला ये भी बनता है बेस इंटू हाइट, आपने लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं समकोण की बात करूं तो उसका फार्मूला बनता है बेस इंटू हाइट, जहाँ बेस अपने यहाँ C को मान लेंगे, हाइट B को मान लेंगे, 1/2 C इंटू B। या आमतौर पर अगर आपने ट्राइंगल दे रखा है और इस बीच की हाइट पता है तो हाइट आपने यहाँ पता है P, और जिस लाइन में खींचा जाए वो अपने लिए बेस का काम करता है, बेस अपने लिए A। तो अपने इस ट्राइंगल से भी अपना एरिया निकाल सकते हैं। एक ही ट्राइंगल के 2 सूत्र से अपने एरिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हाफ से हाफ कट हो गया, तो आपको पता लगा कि C इंटू B किसकी इक्वल है, P इंटू A की इक्वल है, P इंटू A की इक्वल है। P तो आपने क्या लिख सकते हैं, P को इसके हाफ में लिख सकते हैं, C इंटू B के बटा में अपने इसे लिख सकते हैं C। अब यहाँ ये इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और A इक्वल आ जाएगा। तो 1/P CB, अब इसके A की डिवाइड में चला जाएगा, CB आ गया, ठीक है। A इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, आपने ये ट्राइंगल पर गौर किया होगा तो ये ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये 90 डिग्री है। तो इसमें जो A साइड है वो किसका काम कर रही है, हाइपोटेनस बोले तो कर्ण का काम कर रही है। कर्ण का काम कर रही है तो पाइथागोरस आपको याद होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, थ्योरम याद रहनी चाहिए। वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 1/P C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा में CB, ठीक है। ये रहे, इसे रूट लगा देंगे। चलो आप ऐसे ना करके ना अपने क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अपने दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये लो जी, ज़्यादा पंगा ही नहीं लेते अपने, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1/P स्क्वायर A स्क्वायर बटा में C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हो
ए स्क्वायर इक्वल लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, जहाँ आप ये भी लिख सकते हो सी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में अलग अलग इनके बटे में ये चीज़ लिख सकते हो। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट, आपकी जो वैल्यू आ रही है फ्रेम में ही है ना, मेरा क्वेश्चन फ्रेम में दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। 1/p स्क्वायर बराबर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ये आ गया प्रूफ, ये आ गया प्रूफ। तो अपने को जो दे रखा है अपना ऑप्शन नंबर से बी सेट हो जाएगा कि 1/p स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। कुछ चीज़ें अपने को याद रहनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें अपने यूँ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्लिक करनी चाहिए ये बातें। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, इनकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। जिन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है वो आपने को पता ही होगा, जिसकी नहीं होती है उन्हें सॉल्व करना ही होता है। ये इतना बड़ा पंगा आपको लग रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा ये है नहीं। ये अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तो आते ये सेट हो जाएगा। 1 सेकंड 10 या 20 सेकंड का ये क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखते हैं अपना 90 नंबर क्वेश्चन। 90 ये समझ आ गया, नहीं समझ आया पीछे जाके फिर देखिएगा क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में है, कुछ हार्ड नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इसे करके देख चुके होंगे, नहीं करके देख चुके हैं तो मैं करने ही वाला हूँ। 90 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सी बात आपको मैं कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। BABC एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई पैरेलल यानी समांतर है AC के। ध्यान देखिए आपने आगे 10वीं अगर आपकी ये सिंपल से बेसिक कमज़ोर है ना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप 9th और 10th क्लास बुक भी देख लीजिएगा ना, उनसे क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपकी बहुत सी बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह होंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो इनकी बुक टेक्स्ट बुक एक बार आप देख लीजिएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसी बात कोई अच्छी सी क्लास लगा लीजिए बेसिक की, और मैं यहाँ बेसिक मैं भी करवाऊँगा, बस सपोर्ट कर दीजिएगा। हाँ, मैंने नहीं कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या और कुछ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर करना तो अपना परम सिद्ध अधिकार मानिएगा, कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कि क्या दे रखा है कि एक्स वाई यहाँ AC के पैरेलल है। तो मुझे एक बात पता है कि एक्स वाई जो है ना ट्रायंगल B, वो समरूप यानी सिमिलर होगा किसी के BAC के, ठीक है। इन्होंने क्या इसको हाफ में बांट दिया, क्या बांट दिया है, हाफ में बांट दिया है। इसका मतलब ये होता है अगर इसका एरिया 2 है ना, तो इसका एरिया क्या हो गया 1 हो गया, इसका एरिया क्या हो गया 1 हो गया। ये बात मुझे पता है। अगर ये बात मुझे पता है तो मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि भुजाओं का स्क्वायर, जैसे BX का स्क्वायर बटा में AB, क्यों B अगर ये समरूप है तो BX AB के सिमिलर होगी, तो उसी बटे में यही आएगी BX स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर। ये इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगी, इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर यानी 1/2 के बराबर होगी। इतनी बात आपको पता लगी। यानी मैं लिख सकता हूँ BX बटा AB, BX ये इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर क्या होगा BX बटा AB बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा 1/2। BX बराबर क्या आ जाएगा AB बटा 1/√2। इन्होंने पूछा AX की वैल्यू, क्या पूछा AX, यानी कि मैं AB में से अगर BX माइनस कर दूं, यहाँ में लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं AB में से BX माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा AX, मुझे मिलेगा AX। ये कैसे आएगा, मैं दोनों तरफ 1 माइनस लिख देता हूँ, 1 माइनस BX बटा AB। तो इधर भी यूँ लिख देता हूँ 1 माइनस 1/√2। अगर यहाँ से सोल्व करूँगा, इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो AB माइनस BX बटा में AB, इसका इधर मल्टीप्लाई करूँ √2 माइनस 1/√2। सोल्व करेंगे तो AB में से अगर BX गया तो बचा क्या, AX बचा, क्या बचा AX बटे AB। आंसर है √2 माइनस 1/√2। इन्होंने यही पूछा है कि AX बाई AB का आंसर क्या होगा, वो होगा √2 माइनस 1/√2। ये सेम चीज़ है 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में, ये सेम चीज़ 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में है, चैप्टर नंबर शायद 6th या 7th होगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन वहाँ दे रखी है। ज्योमेट्री अपना एडवांस मैथ है ना, लगभग 10वीं और 9th की बुक से कवर हो जाता है। हाँ, जितना इसको सोल्व करोगे ना उतनी ही इजी होती रहेगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं लगती है।
कुछ एक क्वेश्चन छोड़ कर कुछ अप्रोच तो होती है, ये नहीं कह रहा मैं अप्रोच नहीं होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है। इनका होगा बेसिक फंडा क्लियर होता है तो हाथों हाथ ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ज़्यादा पंगा नहीं पड़ता है इनमें। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। बधाई हो, हर दिन 10 क्वेश्चन की सोचता हूँ हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करवा सकूँ। जैसा भी मेरे पास मेरा सामर्थ्य है, जैसा ही मेरे पास सेटअप है उस हिसाब से अगर मैं 10 क्वेश्चन करवा दूँ तो वेल डन है। मेरी इस मेहनत को अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर की बात करते हैं। देखो जी, अपने पढ़ाना अपने लिए क्या है, एक तो धर्म है, दूसरा अपना इंटरेस्ट इसमें है। किसी को क्रिकेट खेलने में, किसी को बैडमिंटन में आता है इंटरेस्ट, अपने को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। ठीक, इसलिए अपने पढ़ाने लग गए हैं और कोई पंगे वाली बात नहीं है। ठीक है, यूँ तो बिना ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए, बात नहीं करते हुए अपने सीधा 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होना, उनकी प्रत्येक भुजा अगर अनुपात में क्या दे रखा है, इनकी भुजा क्या है 3:1 में क्या है 3:1 में है। तो भाई साहब इनके शीर्ष भी, इनके शीर्ष लंब क्या दे रखे हैं, शीर्ष लंब की बात हो रही है क्या, हाँ शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब का अनुपात भी क्या होगा 3:1 में ही होगा। इनकी माध्यिका का, इनका शीर्ष लंब का अनुपात भी क्या होगा, माध्यिका भी होती है। माध्यिका जो शीर्ष से खींची है सामने क्या हो, सामने वाली साइड को बराबर 2 भागों में बांटे। और शीर्ष लंब क्या होता है, जो सामने से खींचा जाए और 90 डिग्री पर काटे। जरूरी नहीं है कि उन्हें मध्य में से काटे। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों का शीर्ष लंब और माध्यिका का भी अनुपात क्या होगा, उन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अगर उनकी भुजाओं में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:1 है ना, तो उनके शीर्ष लंब और माध्यिकाओं का अनुपात भी, शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड अंग्रेजी में बात करेंगे, हिंदी में शीर्ष लंब कहते हैं, माध्यिका अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मीडियन। इन दोनों का जो भी अनुपात क्या होगा 3:1 होगा। और क्षेत्रफल की बात करें तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 होगा। भुजा का स्क्वायर क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। AR बोले तो एरिया। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो ताबड़तोड़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।